नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र को लेकर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अहम योगदान है। तो कोरोना के इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। उत्तराखंड सरकार किसानों के लिए और खेती किसानी के लिए किस तरह की रियायतें लेकर आई है, क्या कुछ किया जा रहा है जिससे कि कृषि क्षेत्र कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, किसानों का कृषि का विकास हो सके, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इसके साथ ही ये एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। अगर आपके पास कोई सवाल है, खेती किसानी से जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या है, आप कुछ कहना पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सुबोध जी आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं आपको अपना नंबर्स बता देती हूँ। हमारे नंबर हैं 7579428047। दूसरा नंबर है 7579428028। तो ये जो दो नंबर हैं ये फ्लैश पे भी आपको मिलेंगे, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सुबोध जी, इस समय जो ये कोरोना की मुश्किल है, सेहत का और जीवन का खतरा तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मुश्किल है। और ख़ासतौर पर किसानों की अगर हम बात करें तो किसान खेती भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो इस समय किसानों को बहुत सारी रियायतों की, राहत की ज़रूरत भी है। तो क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए, नेचुरली भारत कृषि प्रधान देश है और जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमारे करीबन 9 लाख परिवार सीधे सीधे खेती से जुड़े हैं जी। ऐसी स्थिति में राज्य की आर्थिकी के लिए, देश की आर्थिकी के लिए बहुत आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र को बहुत गंभीरता के साथ लिया जाए जी। और यही कारण है कि माननीय मोदी जी तो 2017 से लगे थे कि डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, और इस समय भी भारत सरकार बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रही है। और इसीलिए अभी 3-4 दिन पूर्व भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा भारत सरकार के सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई इसी बात को लेकर के। तो आज जिस तरह से आप देख रही हैं कि सेकेंड फेज का जो लॉकडाउन है, इसमें तकरीबन सारे प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है किसानों को जी। चाहे वो हार्वेस्टिंग का प्रश्न हो, चाहे वो बुआई का प्रश्न हो, चाहे वो मार्केटिंग का प्रश्न हो, तो इन सब को लेकर के बहुत ही रियायतें सेकेंड उसमें जो हमारा फेज शुरू हुआ है 3 मई तक का दी गई हैं। और भारत सरकार से तमाम रियायतों के साथ साथ हमारे प्रदेश में हमने भी कोशिश की कि किसान को किस तरह से इस महामारी के दौर में उसकी आर्थिकी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये था कि हमने राज्य में लॉकडाउन पीरियड में मंडी टैक्स को स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, मंडी टैक्स नहीं लिया जा रहा, मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये निर्णय लेने के बाद इसको आदेश भी जारी हो गए ताकि किसान पर कुछ आर्थिक तौर पर कुछ उसको राहत मिले। दूसरा, जो हमारे यहाँ हम खरीफ का दौर शुरू हो रहा है, किसान खेती बुआई का समय आ गया, तो हमारे यहाँ जो हम लोग सीड किसान को उपलब्ध कराते थे उसमें 50% की हम लोग सब्सिडी देते थे जी। उस सब्सिडी को बढ़ाकर हमने 75% करने का निर्णय लिया ताकि किसान को राहत मिल सके। साथ ही जो हमारा मुख्य उत्पादक है तराई डेवलपमेंट, जो सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन TDC के द्वारा इस वर्ष जो बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे यहाँ राज्य में है, उसने अपने बीज के दामों में 300 से 5000 क्विंटल तक की बढ़ोतरी की थी। अच्छा। मैंने सारी बढ़ोतरी को इस पूरे वर्ष के लिए स्थगित कर दिया ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया, जो मैं समझता हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि वो हमारी सरकार का इनिशिएटिव था जी। मैंने केंद्रीय कृषि सचिव से बात की, केंद्रीय मंत्री जी से बात की और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात रखी कि हम जो करीबन इस राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना और नमामि गंगे योजना में तकरीबन हमारे आप अगर लगाएंगे तो 2 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 3 लाख किसान इससे जुड़े हैं और इसमें हम एग्रीकल्चर इनपुट इनको देते हैं। मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि अगर इस कोरोना के दौर में अगर मास्क को, सैनिटाइजर्स को, ग्लव्स को अगर इनपुट में शामिल कर दिया जाए तो इससे किसान का बड़ा फायदा होगा। मुझे खुशी है कि बात करने के 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने शासनादेश जारी किया और तकरीबन हम अपने राज्य के 3 लाख किसानों को मास्क, सैनिटाइजर्स, मास्क करीबन 10 मास्क एक किसान को, सैनिटाइजर का 500 ml की बोतल, अच्छा। ग्लव्स उनको 4-5 ग्लव्स और 2 साबुन
करीब ये पूरा एक एक किट बना करके हम हर किसान को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि इस सोशल डिस्टेंसिंग का वो अनुपालन भी करें और साथ ही साथ जो अन्य सुविधाएं हैं जिससे इस कोरोना को रोका जा सकता है उसके पास, ताकि किसानों की अपनी सुरक्षा भी हो सुरक्षा सके, बने, क्योंकि उनके पास ना तो इतना धन है कि बाहर से जाए, और बाजार में जिस तरह से आप देख रही हैं सैनिटाइजर के दामों में, मास्क के दामों में एक वेरिएशन हुआ है। कुछ लोग मानवता भूल करके इसको व्यापार की तरह से देख रहे हैं, जबकि इस समय आवश्यकता ये थी कि मानवीय दृष्टिकोण से दामों पर अंकुश होना चाहिए। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, और मैंने खुद ही देखा कि जो मैंने अपने विभाग में मास्क खरीदवाए हैं वो 31 रुपए के 5 मास्क हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर हमसे जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और अपनी टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखिएगा। तो आप अपना नाम बताइए, अपनी जगह का नाम, कहां से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी, मैं बलीराम प्रजापति बोल रहा हूँ। जी जी, इस वक्त मैं धारूहेड़ा हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिला में हूँ। मैं एमपी का रहने वाला हूँ मैडम जी। और आप बोल कहाँ से रहे हैं? इस वक्त मैं हरियाणा राज्य में हूँ, रेवाड़ी जिला में, धारूहेड़ा। अच्छा, हरियाणा में हैं आप। चलिए पूछिए, क्या पूछना है प्रजापति जी आपको? जी मैं पूछ रहा हूँ श्रीमान जी कि मैं यहाँ लॉकडाउन के आधार पे यहाँ छिपा हुआ हूँ। मेरे घर पे खेती बाड़ी थी जो मजदूरों ने ही काटी, वो भी आधी चली गई। छोटा सा किसान हूँ श्रीमान जी। आप कहाँ फंसे हुए हैं लॉकडाउन में? मैं यहाँ धारूहेड़ा में फंसा हुआ हूँ सर, रेवाड़ी जिला में। आप इस जिले के जिलाधिकारी के यहाँ से पास के लिए आवेदन करिए और उनको अपनी समस्या बताइए। मैं समझता हूँ आपकी समस्या की अगर जुनून होगी तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी आपको पास इशू कर देंगे। जी सर, श्रीमान जी यहाँ कोई नहीं हमारी सुनने वाला, हमको आज तक न कोई यहाँ पे सुविधा मिली है श्रीमान जी। बच्चे भी साथ में लिए हुए हैं। हर राज्य में प्रजापति जी ऑनलाइन पास इशू हो रहा, पास के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन ही पास मिल रहा है, इसलिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सीधे ऑनलाइन जाकर के पास के लिए, ई पास के लिए अपनी आवेदन करिए। उसमें कारण बताइए। कारण बताने के बाद अगर आपका मामला उचित होगा तो वहाँ का जिलाधिकारी आपको पास इशू कर देगा। इसमें किसी के सिफारिश की सोच की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपको जवाब मिल गया। और जो ये बात कह रहे थे, हमारे प्रदेश में भी जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेत अलग अलग जगहों पर हैं, तो कहीं आने जाने में जो दिक्कत आ रही है। आवागमन के लिए हमने बिल्कुल मुक्त किया था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कमियां जरूर देखी गई कि क्वारंटाइन करना होगा, डर है कि सब इन्फेक्शन न ले जाए। लेकिन क्योंकि एक ही गांव में, हमारे पहाड़ों में, खासकर इस राज्य में आपने देखा होगा कि लोगों के सर्दियों में खेत वो लोग नीचे चले आते हैं और गर्मियों में, और सर्दियों में वो लोग ऊपर चले जाते हैं जहां उनकी खेती होती है। तो ऐसे में आवागमन की परेशानियां थी, तो हमने उसको तत्काल उसका आदेश किए कि किसान को आवागमन में किसी तरह से न रोका जाए। और संभवतः मैं समझता हूँ मैंने एक आदेश किया था, वो आजकल में आदेश जारी भी हो गया होगा, जिसमें हमने कहा कि किसान बही को और उद्यान कार्ड को ही किसान का पास मान लिया जाए। उसको किसी दूसरे पास की आवश्यकता न हो। वो जो किसान बही जिसके पास होगी या उद्यान कार्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि आदमी किसान है और अपने खेतों के काम के लिए जा रहा है। चलिए इस पर और बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो आप अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं चमोली उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, मोहन सिंह दानू। जी मोहन सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ। सर पूर्व में मेरे पिताजी ने कृषि ऋण लिया था जी। तो सर वो जो है कि वो पिताजी भी गुजर गए हैं सर 2016 में, और वो बैंक से एक नोटिस आया है, वो शायद 24,000 का था, और वो जो लगभग 70-80 हजार के करीब बोल रहे हो। देखिए मोहन सिंह जी, कृषि ऋण जो पूर्व का ऋण है इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा कि जितना शीघ्र हो आप लोन उसको जमा कर दें, क्योंकि आजकल तो हमने वसूली स्थगित की भी है। कोरोना के पीरियड में सारी वसूलियां स्थगित हैं, लेकिन मेरा आपसे एक मेरी सलाह आपको है कि जैसे यह स्थिति सामान्य होगी आप लोन को चुकाना शुरू करें, वरना एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपका लोन बढ़ता जाएगा और इससे आपके लिए पिताजी के जाने से लोन वापस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो कृषि ऋण है। तो लिहाजा मेरा आपसे यही है कि थोड़ा मेहनत और करिए और मेहनत करके इस लोन को उतारने का प्रयास कीजिए। बाकी हम लोगों ने भी आपके लिए स्कीम बनाई हुई है। 1 लाख रुपया बिना ब्याज के हम आपको दे रहे हैं। 5 लाख रुपए सामूहिक तौर पर खेती के लिए अगर कोई आदमी काम करता है तो 5 लाख रुपया समूह को बिना ब्याज के हम ऋण दे रहे हैं।
तीसरा, अभी मैंने निर्णय लिया है कि जो कृषि ऋण की सीमा है, जिसे कहते हैं लेवल ऑफ फाइनेंसिंग, कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं इस राज्य में। लेकिन क्योंकि इसका निर्णय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में होता है, तो मैंने निर्देश दिए हैं कि शीघ्र ही एसएलबीसी की बैठक बुला करके एसएलबीसी की बैठक बुला करके उस पर इस बारे में निर्णय ले लें, ताकि उत्तराखंड के किसानों का जो स्केल ऑफ फाइनेंसिंग है वो बढ़ जाएगा, तो उनको उतनी ही ज़मीन पर ज़्यादा एग्रीकल्चर लोन मिल सकता है। क्योंकि भारत सरकार ने इस बार 3 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण के रूप में ब्याज में प्राविधान किया, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के हमारे किसान इसका फायदा उठाएं। इसके लिए हम स्केल ऑफ फाइनेंसिंग को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि पिताजी ने ऋण लिया था, तो बेटे को उनका वो कर्ज, देखिए जिससे पिता की हर वसीयत पे बेटे का अधिकार है, इससे पिता की लायबिलिटीज पे भी बेटे उनका अधिकार है। ये बेटे की ही जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मंत्री जी, मैं कपिल डोभाल बोल रहा हूँ, गरीब क्रांति अभियान से जी। पहाड़ों में बिखरी हुई जोत की बड़ी समस्या है। जैसे अभी कोरोना वायरस के मद्देनजर बड़ी संख्या में प्रवासी भाई हमारे आ रहे हैं और बिखरी जोत बड़ी समस्या होनी है, तो और पिछले 3 सालों से सरकारी स्तर पर चकबंदी की नियमावली नहीं बनी, तो फिर ये जो है कैसे करके पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि जो खेती बागवानी करना। क्या शुभ नाम बताया आपने? मैं कपिल डोभाल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, अच्छा कपिल जी, कि सरकार पिछले 3 सालों से चकबंदी की बात हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर चकबंदी नियमावली अभी नहीं बनी। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं चकबंदी, क्योंकि वैसे है तो राजस्व विभाग में, लेकिन चकबंदी के लिए मैंने बड़े प्रयास किया। आपने भी सुना होगा कि कई मीटिंग्स मैंने ली हैं और चकबंदी को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर महिला आधारित खेती है और हमारी माँ बहनें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जो खेती से जुड़ी हैं। नई जनरेशन पढ़ लिख के आ रही है। अगर नई जनरेशन की बात होती तो आसान होता है इसको चकबंदी को लागू करना, लेकिन अपने पूर्वजों की जमीन को सरकार के द्वारा चकबंदी पे इम्पोज करने के बाद अगर किसी दूसरे का नाम हो जाएगी, तो मुझे लगता है इससे कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य बन जाएगी। इसीलिए हमारा प्रयास ये था कि हम आंशिक चकबंदी को, जो पार्शियल कंसोलिडेशन की बात जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हम यहाँ लाने जा रहे हैं, जिससे कि गांव के लोगों को चकबंदी का लाभ मिल सके। दूसरा, ये तो हो गई प्रत्यक्ष चकबंदी। एक हो गई अप्रत्यक्ष चकबंदी पर हम काम कर रहे हैं। आपको अगर मालूम होगा, हम 2 लाख एकड़ जमीन पर 4000 समूहों के माध्यम से परंपरागत कृषि विकास योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें हर समूह को हम 10 लाख रुपए का एग्रीकल्चर का इनपुट दे रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग है, खाद है, बीज है, उसको फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, उसको तमाम तरह बर्मी पिट्स हैं, तमाम उसको स्प्रे मशीन्स हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन उस पर हमने अपने राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, वो उसके लिए कंपल्सन किया है कि सारे समूहों को सामूहिक रूप से कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। और जब उसका मतलब है एक गांव एक जोत, जब पूरे गांव को एक जोत मान करके हम सामूहिक खेती करेंगे तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों को चकबंदी के लाभ समझ में आएंगे। देखिए, सरकार, वी आर फॉर पब्लिक, हम जनता के लिए हैं। जब तक जनता की कंसेंट न मिल जाए, जब तक जनता समझ न जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग चकबंदी की मांग करते हैं, और जिस तरह से हम अगर उन्हें ऑप्शन दे कि आप आइए चकबंदी कीजिए, तो क्योंकि बड़ी समस्या है अभी कोरोना के समय में अगर देखें। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे पास करीबन 500 अगर एप्लीकेशन आती हैं चकबंदी की लेके, जिसमें किसान लिखता है मेरे खेतों की चकबंदी कर दो। जब मैं उसके कंटेंट्स में जाता हूं तो लोगों का चकबंदी से मतलब घेरबाड़ है। अच्छा। लोग आज तक चकबंदी नहीं समझ पा रहे हैं कि चकबंदी क्या हुई। वो समझते हैं हमारे खेतों की घेरबाड़ हो जाए वही चकबंदी है। तो अभी खेत बिखरे हैं। मैंने आपको, आप भी मेरे भाई कपिल जी, आपको मेरा एक वो है कि आप लोग अब बीडीसीज के माध्यम से, गाँवों में सेमिनार्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अगर आप चकबंदी के बारे में लोगों को, खासकर मातृ शक्ति को समझाने में अगर सफल होंगे, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में इस राज्य में चकबंदी को लागू करने में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोकतंत्र में सरकार कोई चीज थोप रही है, जब तक जन भावनाएं नहीं बन पाएंगी। क्योंकि चकबंदी अगर एक बार हमने किसी गांव को नोटिफाई कर दिया तो वो फिर इम्पोज होती है, फिर वो थोपी जाती है, फिर किसी को रोका नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में जब तक सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी तो चकबंदी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी बदमाशी कर लेते हैं। मजबूत लोगों को अच्छे चेक दे देते हैं, कमजोर लोगों को खराब चेक मिल जाता है।
तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, मैं समझता हूँ तब तक चकबंदी को लागू करने में तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं। लेकिन ये भी तय है कि पर्वतीय क्षेत्र की कृषि तभी बेहतर होगी जब हम जो बिखरी हुई जोत है उसको समेट सकें, एक जगह ला देखिए, मैंने सकें। इसीलिए आपसे कहा कि हम सामूहिक खेती के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। जी कलेक्टिव बिल्कुल, फार्मिंग, वो भी एक तरीका कलेक्टिव हो फार्मिंग सकता भी है। अप्रत्यक्ष रूप से चकबंदी का ही स्वरूप है। चलिए एक और सवाल हम लेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, नमस्कार। नमस्कार। शुभ उनियाल जी को। नमस्कार। उनियाल जी, मैं अनूप पटवाल बोल रहा हूँ। अनूप पटवाल पटवाल जी, जी जागनी रात से हैं। टीवी पे काम कर रहा हूँ बिरुखाल ब्लॉक में, जिला पौड़ी गढ़वाल से। जी। और आपने जो आप प्रयास कर रहे हैं काफी जगहों पे कृषि पे, उसकी सराहना जितनी भी की जाए कम है। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका। जी सर, जी। मेरे 2 सवाल हैं सर आपसे। जी। एक तो जो किसान किराए की जमीन पे काम कर रहे हैं, लीज पे लेके काम कर रहे हैं, जी। बागवानी, साग सब्जी, अन्य किसी भी तरह का, तो उनको हॉर्टिकल्चर या ब्लॉक से जो राशि मिलती है, जो सरकारी मदद मिलती है, पॉली हाउस से रिलेटेड, गोबर पीट से रिलेटेड, पानी के टैंक, ड्रिप सिंचाई या आदि कोई भी सुविधा मिलती है, तो डायरेक्ट उनके नाम पे नहीं दी जाती, वो खेती वालों को ही दी जाती जिनके नाम पे वो खेत है। तो उनके नाम पे वो सब्सिडी या जो भी मदद है उनको क्यों नहीं दी जाती? और उनको एक तरह से मतलब दूसरी वे में देखा जाता है उनको कि नहीं ये किराएदार है, देखिए, तो उनको किसान के तौर पे क्यों नहीं देखा जाता? देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जब पॉली हाउसेस देते हैं तो उसमें मालिकाना हक देखा जाता है कि इस जमीन आपकी अपनी है कि नहीं है। अब आपने लीज होल्डर, मैं सुन लीजिए थोड़ा मेरी पटवाल जी, अगर आपने जो प्रश्न किया है कि लीज, अगर हमने लीज फार्मिंग को अलाउ किया है तो लीज फार्मिंग पे काम करने वाले किसानों को भी जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं के लिए अब पात्र मान लिया जाए। मैं इस पर विचार करूंगा। इसको मैं, आपने अच्छा सुझाव दिया, मैं इसको लेकर के इस पर विचार करूंगा। चलिए ठीक है। तो ये भी एक जरूरी बात है कि जो जिसने लीज पर खेत लिया हुआ है और जो काम कर रहा है उसको ही वो सब्सिडी और जरूरी सुविधाएं मिल सके। प्रश्न ये है कि लीज कितने वर्ष की है। जी आपने 1 वर्ष की, 2 वर्ष की लीज ले ली जी। और उसमें आपको सरकारी सुविधाएं मिल जाए तो ये संभव नहीं है। अच्छा। अगर लंबी लीज आप ले रहे हैं तो मैंने इस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा कि 10-15 साल की लीज है तब तो विचार किया जा सकता है। 1-2 वर्ष के लिए आपने लीज पे जमीन ले ली और सरकार की सुविधाएं लेने के बाद मालूम है आपने 500 रुपये नाली के हिसाब से जमीन किराए पे ली है किसान की सालाना, और 6,000 रुपये आप सालाना उसको किराया दे रहे हैं, और मालूम है 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 6 लाख रुपये आपने सरकार की सुविधा ले ली, तो देखिए ये तर्कपूर्ण अच्छा, नहीं तो है। ये जो लीज का जो समय है उसके आधार पे लीज ये फैसला अवधि, किया जा लीज सकता अवधि है। के आप पर विचार किया हाँ, जा कि सकता अगर है आपने 10 वर्ष 5 साल ऊपर के लिए लीज ले ली, अगर 10 साल वर्ष के ऊपर लिए की लीज अवधि है जी, तो उस पर विचार किया जा सकता है। चलिए ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। राकेश रावत। जी बोलिए। राकेश रावत, अपना सवाल पूछिए राकेश जी। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार भैया। मैं राकेश रावत, गांव सौली, पौड़ी गढ़वाल से। जी पूछिए। सर, आपकी बहुत सी योजनाएं हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, जी। और उनका ये है कि कृषि जो हम समझते हैं वो सिंचाई पर आधारित है जी। और ये हमने देखा है कि हर खेत के लिए सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है, जबकि हमारा पानी तराई में जाकर सारे खेतों को सिंचित कर रहा है। देखिए ये इसके लिए राकेश सरकार जी की ये तरफ से कोई दुर्भाग्य योजना है है कि हर खेत को पानी मिल सके। और दूसरा, बाढ़बंदी। जी। दूसरी बात क्या कही आपने? दूसरा कि इन खेतों की बाढ़बंदी हो सके। बाढ़बंदी, खेतों की घेर बाढ़। मैं आपको राकेश जी 2 बातें बता दूं। हम लोगों का जगह जगह सीमित संसाधन है। जितना बजट राज्य का फेंसिंग का है, घेर बाढ़ का है, इससे 100 साल लग जाएगा हमें तो पूरे राज्य में घेर बाढ़ पे। इसलिए कहीं ना कहीं हमको ऐसे जुगाड़ू तरीकों पे भी जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपके पौड़ी में घड़ियाल गांव एक जगह गया था। घड़ियाल गांव में उन्होंने जानवरों से बचने के लिए, बंदरों से बचने के लिए उनका एक अपना जुगाड़ नाम का यंत्र बनाया हुआ है। और जब वो जैसे ही वो हुटर उससे बचता है तो सारे बंदर भाग जाते हैं। चिड़ियों को भगाने के लिए उन्होंने अलग जुगाड़ यंत्र बनाया हुआ है।
मैंने आपसे कहा देखिए आज की तारीख में लेमन ग्रास आप अगर लगा लेंगे अपने खेतों की सीमाओं पे, तो लेमन ग्रास से वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर भागता है, उसके नज़दीक नहीं आता। तो लेमन ग्रास भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा बांस, अब एक बांस जो पहले एक वन उपज थी, उसको भारत सरकार ने विगत वर्ष जो है एग्रीकल्चर क्रॉप डिक्लेयर कर दिया है, वो कृषि उपज हो गई है। अगर आप सूरज की, क्योंकि बांस के साथ ये है कि अगर वो सन फेसिंग लगेगा खेत से पहले तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर असर आएगा। अगर खेत के बाद जिस साइड से सूरज आ रहा हो, अगर सीधे सीधे वो खेत पे आ रहा है और खेत के लास्ट अंत में अगर आप बांस की फेंसिंग कर ले तो वो भी आपको बड़ी मदद करेगा, अगर हाथियों का वहाँ पर संभावना ना हो, क्योंकि हाथी बांस को खाने आता है, इसलिए हाथी को बुलावा होगा अगर हाथी बाहुल्य क्षेत्र में करेंगे। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने विधायक निधि के द्वारा भी हम विधायकों को अलाउ किया है कि विधायक निधि से भी वो फेंसिंग के लिए पैसा दे सकते हैं। मैंने स्वयं अपनी विधानसभा में कई बार फेंसिंग के लिए पैसा दिया है। तो इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साथ आपके स्वयं के प्रयास और सामूहिक खेती, देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जंगली जानवरों से बचाव का सबसे बड़ा रास्ता जो है वो सामूहिक खेती है। कलेक्टिव फार्मिंग से हर व्यक्ति के खेत पर हर व्यक्ति का कुछ ना उसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। अन्यथा आज लोगों में आपसी प्रेम व्यवहार कम हो रहा है। अगर दूसरे के खेत में कोई जानवर आया तो उसको भगाने का कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन अगर कलेक्टिव फार्मिंग होगी, सामूहिक खेती होगी, तो लोग जानते हैं कि किसी के भी खेत में अगर जानवर नुकसान पहुंचाएगा तो सीधे सीधे उसके शेयर पे भी असर पड़ेगा। इसलिए सामूहिक खेती को अगर आप लोग बढ़ावा देंगे तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। तो सामूहिक खेती की ज़रूरत है इस समय, जिससे कि हम रक्षा कर सके अपने खेतों की। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। प्रणाम मैडम, मेरा नाम जेपी मैठानी है। मंत्री जी को प्रणाम। प्रणाम मैठानी जी। जी, मैं पीपल कोटी चमोली से बोल रहा हूँ सर। जी 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 सर, एक हमारी उद्यान विभाग में पंजीकृत नर्सरी है जी, और पुलिस प्रशासन, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। पुलिस प्रशासन जो है जी वो थैला भरान और नर्सरी की अन्य गतिविधियों को नहीं करने दे रहे हैं। कृपया मेरा आपसे सिर्फ एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि उद्यान विभाग की जितनी भी पंजीकृत नर्सरियां हमारे प्रदेश में हैं उनको आपके स्तर पे कोई मैठानी जी। जी सर, आप मेरा एक नंबर नोट करिए, 9412077900 77900। जी जी भाई सर। इस नंबर पे पूरा एक बना करके मुझे मैसेज कर दीजिए जी। मैं डीएम चमोली से बात करने के बाद आपकी समस्या के निवारण का प्रयास करूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे शायद हमारे प्रदेश की लगभग 700-800 नर्सरी संचालकों को मदद होगी। हमने पूरी तरह से कृषि और आध्यात्मिकी की गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया है। हमने फार्मर्स के आवागमन पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसको इंश्योर करने के लिए एक सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है कि किसान भाई और उद्यान कार्ड को उनकी आइडेंटिटी मान ली जाए और वही उनका पास है अगर वो किसी पर्पज के लिए जा रहे हैं। जी। हमने इसके अलावा आपके लिए ये भी किया है कि आप छोटे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में छोटे किसान हैं, उसको बाजार अगर खाद बीज खरीदने जाना पड़ेगा तो उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, महंगी पड़ेगी। तो हमने जो मैकेनिज्म बनाया है उसमें हमारे जो हर न्याय पंचायत में कृषि निवेश केंद्र हैं, जो हमारे राज्य में करीबन 350 के आसपास उद्यान सचल दल हैं, इनके माध्यम से आपको जितना कृषि निवेश है वो वहाँ आप अपना ऑर्डर देंगे, वो मार्केटिंग से वो परचेज करने के बाद आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं ताकि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो बच सके। तीसरा, आप जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके माध्यम से भी हम एग्रीकल्चर इनपुट लोगों को दे रहे हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज केवल केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल दवाइयाँ दिया करती थी। हमने आदेश कर दिया है कि जहाँ जहाँ पर लोगों को ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ऑर्गेनिक जो इनपुट है, चाहे खाद हो या बीज वो हो, आपका दवाइयाँ हो, आपको उपलब्ध होंगी। तो और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, किसान हैं, जो बीज या रासायनिक खाद जो दूसरे राज्यों से लाते थे वो अभी नहीं संभव है फिलहाल की स्थिति में। आपको नहीं, देखिए ट्रांसपोर्टेशन में सारी रोक हटा दी गई है एग्रीकल्चर इनपुट के। अच्छा। बाहर ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। जैसे कीटनाशकों के लिए हो रहा था कि जो सेब के और या आड़ू के भी इस समय कीटनाशकों के छिड़काव का समय हर जनपद में बाकायदा लाइसेंसीज हैं जो लाइसेंस के माध्यम से दवाइयाँ बेचते हैं।
और इन दवाइयों की दुकानों को लगातार खोलने के आदेश रखे गए हैं, कोई दुकान बंद नहीं रहेगी। लेकिन उसमें मैंने आपसे कहा आपको एक बोतल लेनी है, अच्छा। आपसे 100 किलोमीटर दूर आपका मार्केट है, तो आपकी जितने की दवाई आएगी उससे ज्यादा आपका आने जाने में लग जाएगा। इसलिए हमने अपने कृषि निवेश केंद्रों को, उद्यान जो सचल दल है उनको एक्टिवेट किया है कि उनके माध्यम से ये उनको अवगत कराएं और उनके माध्यम से इनको पहुंच जाए, ताकि ये सचल दल गांव-गांव जाकर के वो सामान बांट सकते हैं। तकरीबन हर न्याय पंचायत में है, तो आदमी को अपनी न्याय पंचायत के अंदर ही उपलब्ध हो जाए। ठीक है, इसलिए किया गया। चलिए, एक और दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जी। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिस्ट है। जी बिस्ट जी, सवाल पूछिए। मेरा माननीय मंत्री जी से एक क्वेश्चन है। मैं देवाल विकास खंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, जी मैं गया हूँ देवाल जी। हाँ जी, घेर गांव है मेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर 2 बार चले गए हैं जी। सवाल, आपका सवाल। सर, मेरा सवाल यह है, वहां पर हमारे जो किसान हैं वो दुर्लभ जड़ी बूटियां उगाते हैं, जैसे कूट, कुटकी, अतीत, जट्टामासी और आलू राजमा की पर्याप्त रूप में खेती होती है वहां पे जी। केवल वहां पर हम लोगों को एक बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग उगाते बहुत हैं, बेचने के लिए हमको मार्केट में मिल पाता है, हम बेच नहीं पाते हैं। जड़ी बूटियां कंपनियां हमसे या अन्य जो बिचौलिया लोग हैं वो बहुत सस्ते रेट में ले जाते हैं। आपको अपने सरकार के माध्यम से एक बढ़िया सा व्यापार का हमें वो मिल जाए, जिससे बिस्ट जी देखिए, एक तो आपको अपने जनपद के जिला भेषज केंद्र जो आपके हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, जिनके द्वारा हम इनकी खरीदारी करते हैं, पहला। दूसरा, पूरे जनपद का जो निदेशालय वो आपके जनपद में ही, हमने गोपेश्वर में ही काम कर रहा है, जड़ी बूटी शोध संस्थान। और मैंने निर्णय भी लिया है, जो आपको मालूम है इस वर्ष अब तक तो कार्यालय खुल गए होते, अगर ये महामारी न आती। हमने खासकर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के ज़िले हैं और खासकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इन तीनों जनपदों में जनपद कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है, जो कि बहुत शीघ्र काम करना प्रारंभ कर देंगे। आप उनसे लगातार संपर्क बना के रखिएगा, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो किसान बहुत सक्रिय हैं, देखिए, और हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, और उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। चमोली जनपद के लोग जी, तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं गजेंद्र कुमार पाठक बोल रहा हूँ, शीतला खेत अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से पाठक जी? जी सर। जी बोलिए पाठक जी। सर, एक निवेदन है मेरा जी। हमारे जितने पर्वतीय जिले हैं इनमें अभी भी किसान जो है वो हल बैल से खेती बाड़ी कर रहे हैं सर जी। और किसानों को हल बढ़ाने के लिए पेड़ काटने की मजबूरी है सर। 5 का, फलियाट का, 30 का पेड़ काट के हल बन रहे हैं सर जी। और इससे पर्यावरण को और जल स्रोत को बड़ा नुकसान हो रहा है जी। तो एक नया लोहा हल सर सामने आया है, VL शाही हल जी। तो कई जिलों में ये हल चला गया है सर। आपका अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर, चमोली और पौड़ी में। लेकिन सर हाँ, इसमें हाँ सर, विवेकानंद शोध संस्थान ने भी तो बनाया है एक आपका। हाँ, VL शाही हल, वही हल सर। हाँ, तो वो तो आपके जनपद में ही है। लेकिन ऐसा है पाठक जी, देखिए, हम कृषि यंत्रों पर पर्वतीय क्षेत्र में 80% सब्सिडी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। और मुझे खुशी ये है कि जब हमारी सरकार बनी थी तो मैंने जब फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित करने की बात आई थी तो पिछली सरकार ने भारत सरकार से कुल 50 फार्मर्स बैंक की डिमांड की थी जी। मैंने मंत्री बनने के बाद पहले तो सबसे पहले एक संकल्प लिया कि मैं चाहता हूं कि हमारी हर न्याय पंचायत में एक फार्मर्स बैंक स्थापित हो जाए। मैंने भारत सरकार से 670 की डिमांड को वापस लेकर के 670 की डिमांड कर डाली। और मेरा सपना था कि 670 फार्मर्स मशीनरी बैंक हम राज्य में खोल सकें। मुझे खुशी है कि जहां विगत सरकार द्वारा 50 मांगे गए थे, वहां आज की तारीख में 3 वर्षों में हमने 856 फार्मर्स मशीन बैंक अपने राज्य 1156 फार्मर्स मशीन बैंक अपने राज्य में स्थापित कर दिए हैं। और इसके अलावा 87 कस्टम हायर सेंटर्स भी हैं जिनके माध्यम से किसानों को हम कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि 80% की सब्सिडी दे रहे हैं। पहाड़ों के लिए जो हल है, जो आप जिसको हाथ से चला सकते हैं, बहुत लाभकारी है। अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी से आप संपर्क करिए। वो कोई लड़की प्रतीक सिंह है, वो वहाँ पर जिला कृषि अधिकारी है आपके अल्मोड़ा में, उनसे संपर्क करिए। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इन कृषि यंत्रों का फायदा आपको उठाना चाहिए।
जी, कई बार बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही होती हैं लेकिन किसानों को जानकारी नहीं होती और वो उन तक पहुंचते नहीं हैं। तो चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं हरेंद्र रावत बोल रहा हूँ। जी हरेंद्र जी, मैठाना से। मैठाना से, क्या बात। जी जी, चमोली गढ़वाल। हाँ, वहाँ से एक मैठानी जी भी आ चुके हैं इसी में, अब आप भी बोलिए। जी, सवाल पूछिए आप अपना। सर मेरा सवाल ये है सर कि हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले जो गांव हैं, मलारी हो गया, द्रोणागिरी, कागा वगैरह, जो ये गमसाली वगैरह जो गांव हैं, इन गांव में सर 6 महीने ये लोग, हम लोग जो हैं ऊपर रहते हैं और अभी हम लोग नीचे चमोली में मैठाना हो गया, गोपेश्वर वगैरह इन स्थानों पर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण सर जो हमारा जो प्रवास है, ऋतु प्रवास, वो हमें अभी परमिशन नहीं मिल पा रहा कि हम अपने ऊपरी इलाकों में जा पाए। वहां पर हमारी जो कृषि है सर, जैसे आलू हो गया, राजमा हो गया और भी सेब की जो खेती है, तो वो सब टाइम से हम उन्हें वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, परमिशन मिल पाएगा? जी ऐसा है, क्या नाम बताया था आपने? हरेंद्र रावत। रावत जी। जी सर। ये प्रकरण उत्तरकाशी में भी थे, मैं उत्तरकाशी का प्रभारी मंत्री भी हूँ। जी सर। और इस पर कैबिनेट में बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की ना नुकर करने के बाद उनको भी मानना पड़ा और इसकी सहमत स्वीकृति मिल चुकी है। जैसी आपकी समस्या, ये समस्या उत्तरकाशी में भी है। हाँ सर, वहाँ पर भी ऋतु प्रवास होता है। उनको जाने की इजाजत मिल गई है। आप ऐसा करिए, मेरा नंबर नोट करिए। जी सर। 94120 जी 94120 77900 94120 900 मेरे जो पीआरओ हैं उनसे बात कर लें इस नंबर पे। जी सर। उनसे व्हाट्सएप नंबर ले लें और व्हाट्सएप पे अपनी एप्लीकेशन मुझे, या मेल आईडी ले लें, मेल कर दें अपनी एप्लीकेशन। सिर्फ एक गांव नहीं सर, सर बहुत सारे गांव हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में ना। अरे आप पूरा प्रकरण लिखिए, एक गांव की बात मत करिए आप। जी जी, हाँ पूरा के मतलब परमिशन दिया जाए। आप जो संबंधित विषय है उस पर एक मुझे लिख के भेज दीजिए। जी जी जी। अभी जिलाधिकारी को, जो चमोली को, हम लोग यहाँ से निर्देशित कर देंगे कि ये आदेश हो चुके हैं, इनका तत्काल इनका पालन किया जाए। जी जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मतलब किसान किसी भी तरह की आवाजाही कर सकते हैं, उनको रोक नहीं है। क्या ये आवाजाही एक जिले से दूसरे जिले में भी वो नहीं है? ये केवल क्योंकि विद इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक जिले से दूसरे जनपद में जाने तो ये तो संक्रमण की दिक्कत है। हाँ। खेत आपके दूसरे जनपद में हो, किसान के तो जिस जनपद नहीं, लेकिन जो कृषि से जुड़े सामान की खरीद हुई या बाजार तक अपना सामान ले जाना हुआ, जहाँ बाजार जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, टिहरी जिले का ढालवाला मुनिकृति का मार्केट ऋषिकेश है। उनकी दवाइयों की दुकानें दूसरे जनपद में है। अब जैसे टिहरी के बहुत से किसान देहरादून आते थे। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ढालवाला मुनिकृति है। मुनिकृति और ऋषिकेश, देहरादून जनपद, टिहरी और देहरादून जनपद की सीमाएं मिली हैं। मार्केट मुनिकृति ढालवाला का ऋषिकेश में है, तो उन लोगों को इजाजत दे रहे हैं, मगर वो जा सकते हैं। हाँ, उनको इजाजत दे रहे हैं। वो अगर आप किसान हैं और किसी संबंधी कार्य से जा रहे हैं तो परमिशन की प्रॉब्लम नहीं है, जो बॉर्डर पे है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप लमगांव का आदमी कहे मुझे ऋषिकेश सामान खरीदने जाना है, हाँ, वो नहीं परमिशन, वो नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी जी, मेरा नाम चंदन सिंह चौहान। चंदन सिंह चौहान। चंदन सिंह चौहान जी, चौहान जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए या टीवी बंद कीजिए चंदन जी, तब आपकी आवाज स्पष्ट आ सकेगी। टीवी कम कर दे, एकदम करा। हेलो, हाँ चौहान जी बोलिए। माननीय मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार चौहान जी। हरिद्वार जिले की बहुत बड़ी समस्या माननीय मंत्री जी, गन्ने की इस वक्त किसान इतना परेशान है जी। जो हम पार्टी के भी एक आदमी है, लेकिन लोग इतनी गालियां दे रहे हैं सरकार को भी। माननीय मंत्री जी, गन्ना 15-15 दिन सेंटरों पे तोल नहीं हो रहा है और बहुत बुरी स्थिति में है। अच्छा चौहान जी, आपको मालूम है कि गन्ना मंत्री मैं नहीं हूँ, गन्ना मंत्री मुख्यमंत्री के पास गन्ना विभाग है। प्रकाश पंत जी के निधन के बाद उन पे चला गया था। आप अपनी पूरी समस्या जो है, अच्छा जी, एक जो मैं आपको छोटी एक उद्यान संबंधी समस्या भी है। छोटी, हाँ बताइए, उद्यान की बताइए। उद्यान संबंधी समस्या सर ये है, खेत में अगर एक भी पेड़ गिर जाता है, कोई आम का या किसी चीज का, कई कई दिन तक उसके परमिशन के लिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन और हरे हरे बाग लगातार कटते जा रहे हैं, उन पे कोई किसी की रोक टोक नहीं है। एक पेड़ के लिए किसान परेशान रहता है बहुत दिनों तक।
ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो चौहान जी, मैंने बड़ा अच्छा लड़का भेजा है, नरेंद्र यादव, आपके यहाँ जिला उद्यान अधिकारी है और बहुत समझदार लड़का है, आप उससे मिलिए। मैं नहीं समझता कि आपको इस तरह की परेशानी होगी, लेकिन कभी कभी आपके यहाँ है क्या, लोग 2 पेड़ काटने की परमिशन मांगते हैं और पूरा, क्योंकि आपके यहाँ धीरे धीरे, खासकर आम के बगीचों में मैंने देखा है कि आम बहुत ज़्यादा लाभकारी फसल न रहने के कारण आपके लोग अब आम की जो बागवानी कर रहे हैं उससे छुटकारा चाहते हैं और अवैध तरीके से 2 पेड़ों की परमिशन में 20 पेड़ काटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये सब विभाग के लोग ही, विभाग के अगर लोग अगर सक्रिय रहेंगे, क्योंकि एक पेड़ की तो समस्या आती है। अरे देखिए चौहान जी, विभाग पे इतने लोग नहीं होते कि वो हर आदमी के खेत में जाकर के नजर रखे। ये आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि आपको भी पर्यावरण को बचाने के लिए आपको भी इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और विभाग के हाथ पांव कान नाक आप ही लोग तो हैं। जब जनता अगर सतर्क रहेगी, जनता अगर जागरूक रहेगी, तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। लेकिन आपकी कोई समस्या है तो आप नरेंद्र यादव जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं उनसे मिलिए, बताइए, मंत्री जी ने कहा है आपसे मिलने के लिए। और अगर कोई आपको लगता है कि अगर थोड़ा उसने नानुकुर की तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9412077900 नोट कर लीजिए आप नंबर। जो एक गन्ना किसानों वाली भी बात उन्होंने कही कि 15-15 दिन सेंटर पर पड़ा है लेकिन वो तौल नहीं हो पा रही, वो भी एक मुश्किल रूप से गन्ना किसानों की समस्या है। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जिस तरह से कई किसान, मैं हरिद्वार में गया, कई किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ के लेमन ग्रास की खेती प्रारंभ की है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा। आज देखिए धीरे धीरे आप अगर एक समाज में देख रही होंगी तो समाज में चीनी के प्रति एक थोड़ा सा लोग अब भाग रहे हैं चीनी से। इसीलिए हमने खांडसारी नीति में भी परिवर्तन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खांडसारी के काम हो। अच्छा। और गन्ने का दूसरी जगह भी उपयोग हो सके। ठीक है। और तीसरा, गन्ना मिलें सिक हो रही हैं। गन्ना मिलें इसलिए सिक हो रही हैं कि गन्ना 70 दिन की टोटल ये सीजन है, क्रॉप सीजन। हाँ। और सीजन और उसका प्रोसेसिंग, हाँ। और 365 दिन में 70 दिन मिल काम कर पाती हैं। और जो उनके कर्मचारी हैं उनको पूरे साल भर की सैलरी देनी पड़ती है धीरे, क्योंकि इसीलिए गन्ने के बायो प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो और विकल्पों पर उन्हें ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये प्रॉफिटेबल दोनों के लिए हो। देखिए खरीदार के लिए, जो भी खरीदेगा उसके पास, उसको भी उसका फायदा चाहिए जी। कोई आदमी केवल नुकसान के लिए तो मिल चलाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज़ थी, जैसे हमने फूलों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया था और अभी क्या हुआ कि ये जो लॉकडाउन हुआ तो वो किसान बड़े संकट में आ गए क्योंकि उसके खरीदार तो एकदम बंद हो गए। देखिए न केवल फूल भी और मशरूम भी बिल्कुल, दोनों के साथ बड़ी जाती ये हुई कि हमारे यहाँ 250 करोड़ का फूल का व्यवसाय था जी। इस वर्ष कहीं भी मार्केट उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के कारण सारे होटल बंद हैं, जो भी उनके बायर्स हैं। होटल ऐसा भी नहीं, फूल ऐसा भी नहीं है कि उसको प्रिजर्व किया जा सके। फूल ऐसा भी नहीं है कि प्रिजर्व करने के अलावा उसको आप काटे ना खेत से। अगर वो खेत से नहीं काटेंगे तो उखाड़ेंगे तो अगले साल फिर वो पेड़ फूल नहीं देगा। तो अब वो किसान क्या करेंगे? तो इसीलिए हमने इस पर चिंता की है और हम लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ इस पर जो सोचने के बाद ये निर्णय लिया। हम भारत सरकार को मशरूम और फूल के व्यवसायियों को आर्थिक मदद के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए हम लोग पत्र लिखे हैं। अच्छा, राहत के लिए इनको राहत दी जाए। और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष पे भी अगर हमारे पास अच्छा पैसा आ गया तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इन बेचारों के थोड़ा जो इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि वो विमुख हो जाएंगे कि अब अगली बार वो फूल की खेती नहीं करेंगे, वो फिर सब्जियों पे ही जाएंगे। जबकि आप देखिए, मैंने फूल पहली बार क्या था कि इस राज्य में जब हमारी सरकार बनी तो फूल तो हमारे राज्य में पैदा होता था लेकिन यहाँ के बाजार में फूल बिक नहीं सकता था। उसका कारण मुझे मालूम हुआ कि एपीएमसी एक्ट में फ्लोरिकल्चर को नोटिफाई नहीं किया गया है। तो एक छोटी सी बात थी, फिर मैंने फ्लोरिकल्चर को नोटिफाई किया, जिसके बाद हमारी मंडियों में फूलों की बिक्री का रास्ता खुल गया। और इसके साथ साथ इस वर्ष हम लोग जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के आसपास करीबन 1000 हेक्टेयर पे भी हम फूलों की खेती करवा रहे थे किसानों से जी। ताकि जो उनको मार्केट बद्रीनाथ का और केदारनाथ का उपलब्ध रहेगा और बाजार ढूंढने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उनका भी नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया हार गई है। चलिए, उनके लिए कुछ मदद की दरकार होगी। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा या बंद कर दीजिएगा टीवी। हाँ जी हाँ, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
माननीय मंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मैं बफरंस खान अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, प्रकाश लक्चौरा जी बताइए। सर एक मेरा ये सवाल था, कृषि विभाग में क्या क्या योजनाएं आती हैं सर? मैं ये कह रहा था कि मतलब जो ये गड्ढे बनाने का काम आता है और काम आता है, इसके बजाय यदि जो है खेत के वो उसकी थोड़ा लक्चौरा जी धीमे धीमे बोलेंगे तो मैं आपकी बात को पूरी तरह सुन लूंगा। हाँ सर मैं ये कह रहा था, जो ना कृषि विभाग में क्या क्या योजनाएं आती हैं सर, जैसे किसान के लिए कोई सुविधा हो, ऐसी कोई तार बाड़ की योजना हो। देखिए लक्चौरा जी, तब सारी सुविधाएं हैं किसान के लिए, चाहे वो आपका पॉली हाउसेज लगाना हो, चाहे आपको कृषि यंत्र खरीदने हो, चाहे आपको खाद खरीदनी हो, चाहे आपको बीज लेने हो, चाहे आपको तमाम तरह की सुविधाएं हैं। बहुत योजनाएं हमने दी हैं, 100 से ज़्यादा निर्णय हम लोगों ने 3 साल में किसानों के हित में लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। अगर मैं आपको योजनाएं गिनाना शुरू करूंगा तो 4 घंटा मेरा पूरा का पूरा दूरदर्शन में इसी पे लग जाएगा, और शो इनका छोटा है। आप हमारे जिला, आप अल्मोड़ा में हैं? जी अल्मोड़ा से कॉल थी। अल्मोड़ा से लक्चौरा जी कॉल कट हो गई है। आप अल्मोड़ा की जिला कृषि अधिकारी से मिलिए, बहुत अच्छा काम करने वाली लड़की है, उससे मिलिएगा और सारी सूचनाएं आप उससे लेकर के जो जो योजनाएं हैं, और उद्यान अधिकारी से भी वहां पे आप मिलिए। बहुत योजनाएं हैं, लेकिन मैंने अपने विभाग में भी अधिकारियों को डांटा है इस बात को लेके कि सारी योजनाओं का फायदा सक्षम लोग ले जाते हैं, और वास्तविक रूप में जो वास्तव में उसका जिसको मदद की जानी चाहिए उसको नहीं मिल पाती। तो ये तभी हो पाएगा जब पढ़ा लिखा नौजवान इन योजनाओं की जानकारी के साथ एक गांव के हितैषी के रूप में, मैं तो आप सब हमारे सरकार के राजदूत हैं, आपको भी मैं अपने विभाग का राजदूत मानता हूं कि आप हमारी जो योजनाएं हैं उनको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन योजनाओं का फायदा वास्तविक लोगों को मिल सके। और एक और बात थी, जो ये किसान सम्मान निधि इस समय में किसानों की मदद के लिए दी गई थी, तो क्या वो जो पर्वतीय हिस्से के किसान हैं उन सबको ये किसान सम्मान निधि मिल गई? जी हाँ, ये तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, और उस समय कहा गया था जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए है, लेकिन चुनाव के बाद फिर मोदी जी ने इसको सबके लिए खोल दिया था कि चाहे कोई बड़ा किसान है छोटा किसान है, सबको निधि मिलेगी। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कभी किसी का अकाउंट नंबर में कमियां हैं, किसी के नाम में गलतियां हैं, आधार कार्ड का नाम कुछ और है, खाते का नाम कुछ और है, ऐसे कुछ लोग छूटे हैं। अदरवाइज तकरीबन लगभग यहाँ पर 9 लाख में 8 लाख किसानों को ये लगातार मिल रही है। क्योंकि जैसे पर्वतीय क्षेत्र के कुछ किसान ऐसा भी कहते हैं कि जिनका जनधन अकाउंट है उनको तो मिल जा रही है लोग, लेकिन जिनका साधारण अकाउंट है तो उस पर नहीं मिल पा रही है। देखिए जनधन अकाउंट और साधारण अकाउंट सभी को मिल रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आधार कार्ड और अकाउंट में अगर नामों में मतभेद है, क्योंकि इसमें तो अगर आपका लगा लीजिए 100 की जगह 100 आ गया तो वो कंफ्यूजन पे जा जाता है। इसलिए थोड़ा जो, या तो उनको आप कह सकती हैं कि वो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, जिस कारण तो कोई ऐसा नंबर भी है, कोई हेल्पलाइन नंबर किसानों के लिए कि आप इस पर कॉल कीजिए अगर आपको नहीं मिल रही, क्योंकि ये समय है जिसमें मदद की दरकार है। हमारे जिला कृषि अधिकारी हर जगह इससे संपर्क में है। मामला कृषि और राजस्व 2 विभागों से जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि पैसा ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये सब राजस्व विभाग पर उपलब्ध होते हैं, तो उस राजस्व विभाग के रिकॉर्ड ये सब जाके अपलोड किए जाते हैं। अपलोड करने के बाद ये पैसा रिलीज भारत सरकार से होता है डायरेक्ट नंबर्स पे। तो अगर कहीं नंबरों में कुछ कमियां हैं तो उस कारण मैं समझता हूँ कुछ लोगों को रुका, अदरवाइज इसमें 100% लोगों को दिए जाने का प्राविधान है। प्रदेश में भी करीब 8 लाख लोगों को मिल गई है ये किसान सम्मान निधि। और ये अभी जो खरीफ की फसल की बुआई का भी समय है, तो बीजों के लिए कि कई बार ये भी किसान मांग करे कि निःशुल्क बीज दीजिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात में देखिए निःशुल्क बीज, देखिए मैंने आपसे कहा ना 50% सब्सिडी पे किसान बीज लेता था, जो 75 हमने 75 कर दी है, और ये किसानों के हित को देख के की गई है। और दूसरा एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है कि बरसों से संभवतः मेरे मंत्री बनने से पहले दूसरे लोगों ने भी प्रयास किए होंगे, हमारे यहाँ कुछ परंपरागत बीज हैं जो ट्रेडिशनल बीज हैं, जैसे मंडवा है, सांवा है, झंगोरा बारह नाजा है, हमारी राजमा है, हमारा लाल चावल है, ये बीज प्रमाणित बीज नहीं थे। जो परंपरागत बीज है इनके लिए ये प्रमाणित नहीं है। सर्टिफाइड बीजों पर ही भारत सरकार जो है हम लोगों को सुविधा देती है सब्सिडी की,
और मैं भी जब से मंत्री बना, मैंने कई बार दिल्ली के ICAR की बैठक में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बैठक में तमाम बार ये बातें उठाई कि साहब हमारे यहाँ जो ट्रूथफुल सीड्स हैं, जो हमारे परंपरागत बीज हैं, इनको हम आप प्रमाणिकता दे दें, तो इनको TL सीड कहते हैं, तो इनको प्रमाणिकता मिल जाएगी तो हमारे किसान को फायदा मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि अभी हमको 4-5 दिन पूर्व ही भारत सरकार ने हमारी बात को मान लिया और हिमालय राज्यों के लिए TL सीड्स को मान्यता दे दी है, जिससे निश्चित रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो परंपरागत हमारी परंपरा फसलें हैं उन पर भी अब हमारे किसानों को क्योंकि बीजों पर तो बहुत अच्छा काम है। और परंपरागत बीज में ये भी मानते हैं कि उनमें अगले साल भी आप उससे बीज बनाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिल पा रही थी। अब मुझे खुशी है कि अभी हार्डली 1 हफ्ता हुआ होगा कि हमने भारत सरकार से इसकी तो इन बीजों को भी मान्यता मिल जाएगी। अब पूरे देश के हिमालयन राज्यों में भारत सरकार ने इसको प्रमाणित बीज के तौर पर स्वीकार कर लिया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी TL सीड्स को इससे निश्चित रूप से हमारे किसान को 75% सब्सिडी का हकदार हो जाएगा जी। क्योंकि और ये जो हाइब्रिड बीज है उनके साथ मुश्किलें भी हैं कि आपको हर साल वो बीज लेने ही पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। पहाड़ में ज्यादातर हाइब्रिड बीज मैं समझता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड बीज का जो भी इस पर रिसर्च हुई है ये लो एल्टीट्यूड में हुई है। लो एल्टीट्यूड के कारण ये पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाए। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर फसलों में परंपरागत बीजों का ही लोग उपयोग करते हैं, तो परंपरागत बीजों को मान्यता मिलने से मैं समझता हूँ हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान का बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। तो चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर नमस्ते, मैं अपूर्वा त्यागी बोल रही हूँ जी, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। अपूर्वा त्यागी कहाँ से बोल रही हैं आप? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट चुड़ियाला गांव से। जी बोलिए। अच्छा चुड़ियाला से बोल रही हैं जी, सवाल पूछिए। जी सर मेरा सवाल ये है कि जो इकबालपुर शुगर मिल है उसने 2 साल से पेमेंट नहीं किया है, पिछले साल का भी नहीं किया है और उससे पिछले साल का भी नहीं किया है जी। तो सर इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उठती हैं। बहुत सारी, इसके अलावा समस्या बताइए, क्योंकि आप गन्ना विभाग मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मैं निश्चित रूप से आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा जो कि हमारे गन्ना मंत्री भी हैं। लेकिन इसके अलावा कोई बात जो आप करिए, बहुत सारी बातें, तो उनमें से कोई एक बात बताइए जो मेरे विभाग से संबंधित हो। चलिए, उन्होंने अभी अपनी जो मुख्य समस्या है वो हमें बता दी, तो ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे हम बीजों की बात कर रहे थे, पहाड़ों में बहुत कहीं जगह आलू बहुत होता है, आलू की पैदावार होती है, तो हम प्रोसेसिंग के लिए भी किस तरह से काम करते हैं? देखिए, प्रोसेसिंग में अगर आप जाएंगी तो उधम सिंह नगर जनपद हमारा प्रोसेसिंग में हिंदुस्तान में नंबर 1 है जी। और मुझे खुशी इस बात की कि जितनी प्रोसेसिंग यूनिट्स थी मैदानी क्षेत्रों में थी, मुझे मौका मिला तो हमारे पहली हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं टेरी जनपद में, जौनपुर में, नौथा में। अच्छा। और इसमें तकरीबन ये इनिशियली 24 करोड़ रुपए का खर्चा करके इसको बना रहे हैं। उसके बाद इसमें करीबन 5 या 6 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ ये 200-250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होगा और जिससे वहाँ के 500 लोगों को जहाँ रोजगार की संभावना बढ़ेगी, वहाँ काश्तकार को नज़दीक ही पर्वतीय जो हमारे काश्तकार हैं टेरी उत्तरकाशी जनपद के, क्योंकि हमारा जौनपुर ब्लॉक और हमारा उत्तरकाशी में अगर आप देखेंगे पुरोला और नौगांव और मोरी और इधर हमारा चक्रौता, इन चारों में जो पेरिसेबल हमारी वो आइटम्स हैं, सब्जियां और फल, ये बहुत मात्रा में यहाँ होता है। तो इसको जब प्रोसेसिंग यूनिट्स मिल जाएंगी तो निश्चित रूप से काश्तकार को उसके दाम का, उसके उत्पाद का उचित दाम भी मिलेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद मैं समझता हूँ हमारे कुछ उत्पादन एक ब्रांड के रूप में भी स्टैब्लिश होंगे। बिल्कुल, एक हिमालयी ब्रांड बनाने का मौका मिलेगा। पहला प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाए जा रहे हैं इस समय नौथा में। और ये कब तक लग जाएगा ऐसा कुछ? देखिए, इसका हमारा टारगेट ईयर नेक्स्ट ईयर है। अच्छा जी, कि ये हर हालत में अगले साल तक काम प्रारंभ कर ले। और इसमें मुझे खुशी इस बात की भी है कि पूरे देश में हम अकेला राज्य हैं जिसको 10 करोड़ की सब्सिडी इसमें मिली। अच्छा। और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, अगर आप देखेंगे हमें लगातार दोनों वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्मणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 करोड़ रुपए विगत वर्ष मिला था और इस वर्ष का हमें 5 करोड़ मिला है। और उस 6 करोड़ का भी मैंने जो निर्णय लिया उससे हम किसानों, गरीब किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं, जिसको हमने उसकी एफडी करने के बाद ब्याज से लगातार छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे ताकि किसान के मेधावी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। चलिए ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, महेंद्र पाल बोल रहा हूँ, उधम सिंह नगर।
उत्तराखंड से। सवाल पूछिए। मैम नमस्कार मैम। जी और मंत्री जी को भी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर मेरा एक सवाल है छोटा सा। हम बहुत छोटे छोटे किसान हैं सर, काशीपुर क्षेत्र के। जी सर दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ काशीपुर की चीनी मिल बंद हो गई सर, और सर यहाँ की हमारी पेमेंटें फंसी हुई हैं। हम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं सर, उसके लिए कुछ आपसे कहेंगे कि मंत्री जी आप। बाजपुर की सर, बाजपुर की चीनी मिल। जी जी तो मैं, क्या नाम बताया आपने? महेंद्रपाल सिंह। महेंद्रपाल जी, आपको भी मालूम है कि गन्ना मंत्रालय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कहा सरकार का मंत्री होने के कारण सामूहिक जिम्मेदारी की भावना हमें होती है। आप अपने पूरा प्रकरण जो है मुझे 9412077900 पे मेरे पीआरओ से बात करके उसको पूरा प्रकरण नोट करा दीजिए। मैं अपना एड्रेस भी दे दीजिएगा ताकि मैं समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। ठीक सर, मैं नंबर आपका नोट कर लूं? हाँ नंबर नोट करो, तभी तो दिया है भाई। जी अभी नोट कर रहा हूं। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, जो मंत्री जी ने नंबर बता दिया है, तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो आप उस पर एक मैसेज लिख सकते हैं। तो ठीक है। तो एक और बात जो इस समय थी कि जो बहुत सारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ है लॉकडाउन से पहले, तो बहुत सारे युवा जो कहीं होटलों में या कहीं अन्य राज्यों में काम कर रहे थे वो वापस लौटे हैं। और क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं उनको खेती बाड़ी से जोड़ने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि उन्हें गाँव में रोका जा सके? कृषि मंत्रालय भी इसमें निश्चित रूप से ये इस समय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें आई है अपने लोगों को रोकने की। जी। और मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति बाहर 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है और यहाँ पर वो उसका 70% नहीं कमा ले तो वो दोबारा जाएगा नहीं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री कैबिनेट में हमारी बातें हुई हैं और हम चाह रहे हैं कि जो प्रवासी हमारा पर्वतीय क्षेत्र का आदमी वापस आया है, इनके लिए कोई योजना बनाए इनके स्किल को डेवलप करने की, ताकि जो जिस क्षेत्र में है, अगर वो होटल इंडस्ट्री में था तो हॉस्पिटलिटी में उसको हम किस तरह से और ट्रेन कर सकते हैं कि वो यहाँ पर रोजगार ले सके। अगर वो किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड जगह था तो उसको एग्रीकल्चर की कितने दिए जा सकती है। अगर वो टेक्निकली कहीं पे था तो उसके स्किल को हम किस तरह से राज्य के हित में, उसके रोजगार के हित में प्रयोग कर सकते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। और हमारा ये एक सोच है। एग्रीकल्चर में भी मैं चाहता हूँ कि हम प्रवासी पर्वतीय जो लौट के आया इनके लिए कोई नई योजना बनाकर, क्योंकि उनके पास खेत पहले से मौजूद हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, तो ये एक मौका हो सकता है कि अगर हम उनको प्रोत्साहित करें। इसको हम बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखिए कि आने वाले समय में इसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। उनियाल सर नमस्कार, मंजीत रावत बोल रहा हूँ मैं। जी मंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से जी। और सतुली हमारा नियरेस्ट मार्केट है और हमारा असवाल सिंह पट्टी में हमारा गाँव आता है। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि पहाड़ों मतलब हमारा जो उत्तराखंड है उसमें मतलब 50% तो ये देख सकते हैं कि 50% अप्रोक्सीमेटली पहाड़ी एरिया है। ठीक है। और डे बाई डे पहाड़ में लगभग लास्ट 10 से 15 साल के अंदर जो पलायन हुआ है उसका जो मेन रीजन रहा है कि कृषि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ भी इनोवेटिव चीजें हुई नहीं है। मतलब अगर कोई हल से काम चला रहा था तो वो 20 साल पहले भी हल से ही खेती कर रहा था, 30 साल पहले भी वही कर रहा था, अभी भी वही कर रहा है। जिस तरीके से 40 साल पहले की खेती होती थी आज भी वही होती थी। तो धीरे धीरे करके कुछ भी। आप अपना नाम एक बार फिर? मंजीत रावत जी। मंजीत जी। हाँ जी सर। तो कुछ भी इनोवेटिव नहीं। मंजीत भाई अब थोड़ा के बाद भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कोई नया ऐसा कुछ आया नहीं कि जिससे पलायन रुक सके और जिससे जो खेती है वो और अच्छे इनोवेटिव तरीके से हो सके। धीरे धीरे करके हमारा पूरा पट्टी में, पूरा असवाल सिंह पट्टी में सबने खेती बंद कर दिया। मंजीत भाई आप क्या करते हैं? मैं तो कर जॉब करता हूँ सर, मैं बाहर जॉब करता हूँ। बट कहाँ बाहर जॉब करते हैं? जी बाहर जॉब करता हूँ सर। कहाँ? दिल्ली में। मेरे भाई थोड़ा सा प्रेम यहाँ के लिए रखिए। और कृषि विभाग में अगर आपका जो कहना है, आप मुझे कृषि विभाग की कुछ मुझे सामान्य जानकारियां दे सकते हैं? क्या क्या है जो आपने कहा कोई नया इनोवेटिव नहीं हुआ है? कुछ जानकारियां आप दें कि क्या क्या काम होता है तो मैं तो समझूं आप कितना अपडेट हैं। दिल्ली में रहकर मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रह करके इस तरह के रिमार्क करना उचित नहीं है। आपको मैं
बहुत विस्तृत रूप से जो हमारे यहाँ पे कम से कम 100 निर्णय तो 3 सालों में हमने किसानों के हितों में लिए। सर मैं रह रहा हूँ। एक सेकंड मंजीत जी आप सुन लीजिए, बहुत लंबा सवाल आपने किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा आपने कहा कि जो हल चलाता था, देखिए हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में 1156 फार्मर्स मशीन बैंक, अब आपको यही नहीं मालूम होगा फार्मर्स मशीन बैंक क्या है, उपलब्ध राज्य में किए हैं, जिसमें 80% सब्सिडी देते हैं हम लोग। हमने 87 कस्टम हायर सेंटर बनाए हैं जिनके माध्यम से कृषि यंत्र किराए पर किसान ले जा करके अपने खेतों पर काम कर सकता है। मशीन फार्मर्स बैंक से भी वो कृषि यंत्र ले जा करके एक समूह के माध्यम से, एक समूह को हम लोग सौंपते हैं। सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट करीबन 10 लाख की कीमत का एक बैंक है जिसमें वो किराए से उसकी मेंटेनेंस होती है। और किसान को आज देखिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नई तकनीक के इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है कि आपको जानकारी हो, जानकारी के लिए आवश्यक है कि आप पढ़ाई लिखाई हो। हमारे यहाँ कहने को तो यह है कि हम बहुत अच्छी लिटरेसी हमारी है, लेकिन मैं समझता हूँ आप दिल्ली काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपकी माँ बहन और आपकी पत्नी खेतों में काम कर रही है, उसको जानकारी मिल नहीं पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे नौजवान अगर खेती से जुड़ेंगे तो सरकार के तमाम इनोवेशंस की जानकारियां उनको मिलेंगी और उनका फायदा गांव के लोगों को मिल सकता है। आप, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी में, इस नंबर पे आप बात करके जो जानकारियां आपको जब भी लेनी हो मुझसे आप जानकारियां ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो जो इनका सवाल था, अगर मुझे ये भी लगता है कि महिलाओं पर आधारित खेती है, महिलाएं हैं, तो जागरूकता की भी कमी है। ये जागरूकता के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाना होगा जिससे, इसीलिए जो नौजवानों से मैंने आह्वान करता हूँ जो इस समय लौट के आए हैं ये लॉकडाउन के बाद, ये क्योंकि इन लोगों को एक एक्सपोजर भी है, बाहर रहे हैं, तो एक्सपोजर होने के कारण ये अपने संबंधित अधिकारियों से, क्योंकि हर न्याय पंचायत स्तर पर हमारे विभाग का अधिकारी है, अपने अधिकारियों, अपने न्याय पंचायत स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे जाके संपर्क करें, सरकार की योजनाओं की जानकारी लें। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वास्तविक जो जरूरतमंद है उसको पता नहीं मिल पाती क्योंकि जागरूकता नहीं है। उसके यहाँ का जो आदमी थोड़ा बहुत जानता है वो बाहर जाके नौकरी कर रहा है। और जहाँ तक पलायन, ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ जागरूकता कार्यक्रम या लोगों को बताना कि अब मशीनें हैं, आप किराए पे लेकर चला सकते हैं, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। गांव भी दूर दूर हैं तो लोग नहीं निकलते हैं जल्दी। देखिए हमने तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना में अमेरिका गया था। अमेरिका में मैंने देखा कि एक फार्म में करीबन 800 गायों की डेयरी थी, जिस गाय की डेयरी को केवल 3 लोग हैंडल कर रहे थे, 2 नेपाल के लोग थे और एक अमेरिकन सुपरवाइजर था। उसी में 5000 मुर्गियों की एक पोल्ट्री थी, उसको भी 3 ही आदमी हैंडल कर रहे थे। और ह्यूज फार्मिंग थी मेज की, आपके मक्के की। मैंने आने के वहीं बैठकर अपने अधिकारियों को बैठाया और एक नई योजना का नाम दिया। उसका नाम दिया हमने इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IME विलेज। वो हम, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, हम राज्य के 95 ब्लॉकों में उस योजना को शुरू कर रहे हैं, जिसमें 15 लाख का हम उसको रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं अलाइड सेक्टर के लिए, 10 लाख का एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट दे रहे हैं, ताकि गाँव के, और धीरे धीरे मेरा यह है कि अगर इसमें लोगों ने मेहनत से और ईमानदारी के साथ काम किया तो ये 15 लाख का रिवॉल्विंग फंड ही 1 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक ये है कि लोगों को थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपसी जो सहयोग की भावना को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो जी, और एक और जो बात इस पूरी बातचीत में होनी चाहिए थी कि इस बार तो किसानों पर मौसम की भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। मार्च का महीना एक लंबी बारिश का महीना था, फिर अभी भी ओलावृष्टि हुई। देखिए इसके लिए हमारे पास अभी जो ओलावृष्टि हुई है, ये अतिवृष्टि को तो हम आपदा प्रबंधन से देखते हैं। हम उसमें तुरंत हमारे विभाग ने आकलन किया और क्षति का आकलन करने के बाद हमने आपदा प्रबंधन विभाग को उसको भेज दिया है, ताकि आपदा प्रबंधन विभाग से मानकों के अनुसार उनको क्योंकि बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनकी तो वो क्लेम के लिए भी नहीं आगे बढ़ते हैं कि हम इतनी सी जगह के लिए क्या क्लेम करने जाएंगे। आपदा में तो जांच आती है, रिपोर्ट आती है, उसके आधार मिल जाता है। दूसरा, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना ज़्यादातर किसान अपने उसका इंश्योरेंस नहीं करा पाते, लेकिन जो इंश्योरेंस कराते भी हैं उसको फायदा ज़्यादा इसलिए नहीं मिल पाता था कि हमारे पहाड़ों में जो मानक है वो यूनिट है तहसील। और इसमें बीमा का ये फायदा ये है कि तहसील में जब 30% का नुकसान, यूनिट में जब 30% का नुकसान होगा तब जाकर के वो बीमा का हकदार होगा। तो इस कारण, क्योंकि पहाड़ों में बहुत विशाल तहसील हैं, अगर 7-8 गांव पूरी तरह तहस नहस भी हो गए तो भी 30% नहीं बैठ पाता था।
ठीक है, तो ये और क्योंकि हम पे मैन पावर नहीं थी, हमने पिछली बार इस डिस्पैरिटी को खत्म करने का प्रयास किया था कि हम उसको न्याय पंचायत पे ले आए कि माना कि हमारा यूनिट न्याय पंचायत हो जाएगी तो संभवतः कुछ ज़्यादा फायदा किसान को मिल जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार हमने एक नया इनोवेटिव लिया है। हम इस बार सारी की सारी एग्रीकल्चर जो क्रॉप कटिंग है, जी बिल्कुल, इस क्रॉप कटिंग डाटा को हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इससे भी किसानों को फायदा मिल जाएगा, बजट का प्रावधान हो गया। हाँ जी। और क्रॉप कटिंग डाटा जब हम इसको आउटसोर्स कर देंगे तो हम पे ग्राम पंचायत वाइज डाटा रहेगा। चलिए ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, चलिए जो आपने कहा। हाँ। और हम चाह रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत को यूनिट बना दें ताकि किसी भी ग्राम सभा में नुकसान होगा तो उसको ग्राम पंचायत के जरिए आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। ये जल्दी उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। 30% अगर ग्राम सभा में हो गया तो उस ग्राम सभा के लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कदम है आपका, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर उन समस्याओं को दूर करेंगे और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।